श्यामलाल जी बाजार से सामान लेकर अपने घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूर कहीं काले धुएं के गुबार आसमान में उठ रहे हैं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। धुआं उसी दिशा से उठ रहा था जहां उनका घर था। घबराहट में उन्होंने तेज कदमों से चलना शुरू किया और फिर दौड़ने लगे। हर कदम के साथ उनका दिल डूबता जा रहा था और जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनका घर आग की लपटों में जल रहा था। श्यामलाल जी ने दहाड़े मारते हुए सामान वहीं फेंका और अपनी पत्नी शारदा जी को पुकारते हुए अंदर की तरफ दौड़ने लगे। तभी वहां खड़े बाकी लोगों ने उन्हें वहीं रोक लिया और श्यामलाल जी को समझाते हुए कहा, भाई श्यामू, खुद को संभालो। अब तुम्हारी पत्नी शारदा इस दुनिया में नहीं रही, वो इसी आग के अंदर जलकर भस्म हो चुकी हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी पत्नी अंदर है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सब लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे, पर श्यामलाल जी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। दमकल कर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। वो घर जो उनका सुकून और सरल स्थली था, अब वो राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। बस कुछ जलते हुए मलबे बाकी थे। श्यामलाल जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर गए। आस पड़ोस के लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए और उनके बेटे बहू को फोन करके सूचना दे दी। बेटे बहू ऐसी दुखदाई घटना सुनकर खुद को रोक ना पाए और सीधे अस्पताल पहुंच गए। अपने बाबूजी की हालत देखकर बेटा सुमित और बहू प्रिया दोनों जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगे। तभी पास खड़े उनके पड़ोसी अंकल रमेश जी ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटा शांत हो जाओ और शुक्र करो भगवान का कि तुम्हारे पिता एकदम ठीक हैं, वरना तुम्हारी माँ के साथ साथ रमेश जी का इतना बोलना हुआ। तभी सुमित और प्रिया जोर जोर से रोते हुए बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो अंकल? साफ साफ बताओ ना, मेरी माँ को क्या हुआ है? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है, वरना उनको तो बाबूजी के साथ होना चाहिए था। रमेश जी कुछ बोलते इससे पहले ही डॉक्टर ने आकर कहा कि श्यामलाल जी को होश आ गया है। इतना सुनते ही दोनों बेटे बहू दौड़कर श्यामलाल जी के पास आए और उन्हें बैठा देखकर कहने लगे, बाबूजी आप ठीक है और माँ कहाँ है? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, उन्हें तो आपके साथ होना चाहिए था। इतना सुनते ही श्यामलाल जी खुद को रोक ना पाए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, बेटा सुमित, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो भी घर के साथ साथ उसी आग में जलकर राख हो चुकी है। इतना सुना कि बेटे बहू जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगे। बाबूजी आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ घर में अकेली क्या कर रही थी? आप कहाँ गए थे और घर में आग कैसे लग गई? सुमित एक ही राग में बोलते जा रहा था तो श्यामलाल जी बोले, बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता कि आग कैसे लगी है। ये बात तो तुम्हारी माँ ही जानती होगी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके अंतिम क्षणों में मैं भी उसके पास नहीं था। पता नहीं कितनी दुख पाई होगी शारदा, कहकर श्यामलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। तो बेटे बहू ने सांत्वना देते हुए कहने लगे, चुप हो जाइए बाबूजी, आखिर होने को कौन टाल सकता है? घर में आग लगने का तो बस एक ही कारण हो सकता है कि माँ किचन में खाना बनाने गई हो और सिलेंडर फट गया हो। पता नहीं बेटा, सुबह का नाश्ता करके मैं भी सब्जी और बाकी का राशन लाने के लिए बाजार गया था, तो रास्ते में मुझे किसी दोस्त ने रोक लिया, वरना मैं भी अगर टाइम से घर आ जाता तो क्या पता तुम्हारी माँ को बचा लेता। घर चलकर देखते हैं आखिर क्या हुआ है, बेटे सुमित ने कहा। तो श्यामलाल जी बोले, बेटा घर कहाँ बचा है, घर तो जलकर राख हो चुका है। दोनों बेटे बहू श्यामलाल जी को लेकर घर आ गए। घर आकर देखा तो एक खंडहर घर में तब्दील हो चुका था। सुमित इधर उधर माँ को खोजने लगा तो माँ की सिर्फ हड्डियां मिली। इसे देखकर सुमित दहाड़े मारकर रोने लगा, माँ मैं तो आपका दाह संस्कार भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। जैसे तैसे माँ की थोड़ी बहुत हड्डियां बची थी, उनका दाह संस्कार किया और माँ का पूरा क्रियाक्रम करने के बाद सुमित बाबूजी को लेकर शहर आ गया। श्यामलाल जी बेटे बहू के पास आकर शहर आ गए थे, पर उनका मन अभी भी गांव में ही अटका हुआ था। दिन रात अपनी पत्नी शारदा जी को याद करते रहते और आंसू बहाते रहते कि कैसे हम दोनों पति पत्नी घर के आंगन में बैठकर चाय पीते थे। बेटे बहू के घर आकर उन्हें एक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। प्रिया ने उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया था, नया आरामदायक बिस्तर और सुरुचिपूर्ण पर्दों के साथ, ताकि वो सहज महसूस कर सकें। लेकिन उनकी आत्मा में जो खालीपन था वो इतना विशाल था कि इन छोटे छोटे प्यार भरे संकेतों से वो उभर नहीं पा रहे थे। समय बीतने के साथ साथ श्यामलाल जी खुद को बेटे बहू से दूर करने लगे थे। बेटे के घर का हर कोना उन्हें याद दिलाता कि अब उनका अपना कोई स्थान नहीं रहा। अक्सर खिड़की के बाहर देखते रहते जहाँ सुमित का बगीचा फल फूल रहा था, लेकिन उन्हें उस सुंदरता का कोई आनंद महसूस नहीं होता था। फूलों के रंग, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ फीका लगने लगा। दिन बीतते रहे और उनके लिए हर दिन बस ये दर्दनाक
यादों की कड़ी थी कि उन्होंने क्या खो दिया है। अब श्यामलाल जी को भी उनका अपना भविष्य बोझ जैसे लगने लगा था। एक शाम जब उन्होंने अपनी बहू प्रिया को बगीचे में पौधों को पानी देते हुए देखा तो उनके मन में एक विचार ने जगह बना ली जो पिछले कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने बेटे बहू के लिए एक बोझ बन जाए। भले ही उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन श्यामलाल जी जानते थे कि उनकी उपस्थिति बेटे बहू की दिनचर्या में एक रुकावट डाल रही है। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो उनकी जिंदगी में एक बाहरी व्यक्ति हों। आखिरकार एक दिन भारी मन से श्यामलाल जी ने अपने बेटे सुमित से बात की कि बेटा सुमित, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए वृद्धाश्रम जाना ही सही रहेगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊं। मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बाधा डाल रहा हूं। वृद्धाश्रम में मेरे जैसे और भी लोग होंगे और तुम लोग अपने जीवन को बिना मेरी चिंता के आगे बढ़ा सकोगे। सुमित ने अविश्वास से अपने पिता की ओर देखा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके लिए ना तो पहले कभी बोझ थे और ना ही आगे कभी बोझ होंगे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर श्यामलाल जी वृद्धाश्रम जाने की जिद पकड़कर बैठे थे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सुना कि बाबूजी उनके जीवन से दूर जाना चाहते हैं। उनके लिए श्यामलाल जी की उपस्थिति कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि उनका एक आशीर्वाद था। बेटा और बहू ने उन्हें प्यार भरे शब्दों से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल जी ने अपना मन बना लिया था। उनके दिल में यह दृढ़ विश्वास था कि उनके आत्मसम्मान और शांति को पाने का एक तरीका यह है कि वो खुद को पीछे खींच लें और एक ऐसी जगह की तलाश करें जहां वो किसी और की जिंदगी में खलल न डालें। जितनी तकलीफ उन्हें इस निर्णय से हो रही थी, उतना ही वो ये मान चुके थे कि वृद्धाश्रम में अपने जैसे लोगों के बीच, जहां सभी के पास साझा करने के लिए एक समान कहानियां होंगी, वो एक अधिक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन पा सकेंगे। जायक और उन्हें इस बात से सुकून मिल रहा था कि अब वो अपने बेटे सुमित और बहू प्रिया के लिए बोझ नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें अपनी बाकी जिंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह पर जो कभी उनका घर नहीं बन सकेगा। वो जानते थे कि ये फैसला उनके बेटे और बहू के लिए कितना दुखदायी होगा, लेकिन जब भी उन्होंने इसके बारे में सोचा, हर बार उनका नतीजा वही रहा। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रातें लंबी और वे आराम होती जा रही थीं। जब वो बिस्तर पर लेटे हुए सोचते कि आगे क्या होगा, वो खुद को एक छोटे ठंडे कमरे में बैठे हुए देखते, जहाँ कुछ ही फर्नीचर होते और उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो उन्हें उनके जीवन की सबसे प्यारी यादों से जोड़ सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन के दर्द से कहीं बड़ा था। फिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें जाना था। उस दिन श्यामलाल जी सुबह जल्दी उठ गए। पिछली रात उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। कांपते हाथों से उन्होंने अपने बचे हुए सामान को पुराने सूटकेस में रखना शुरू किया। उनकी पत्नी की एक तस्वीर जिसे उन्होंने एक फ्रेम में रखा था, एक शर्ट जिसे वो खास मौके पर पहनते थे जो शारदा जी उन्हें लाकर दी थी। सामान पैक करके श्यामलाल जी जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनके सीने में एक भारीपन था। सुमित और प्रिया दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर सुमित की लाल नम आंखें उनके असली जज्बात बयां कर रही थी। पापा, क्या आप अब भी अपने इस फैसले को लेकर पक्के हैं? रोहित ने दिल में उम्मीद लिए पूछा कि शायद उनके पिता अपना इरादा बदल दें। प्रिया भी उनके बगल में खड़ी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज में मजबूती खोजते हुए बोले, ये हम सबके लिए बेहतर है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वो जानते थे कि वो ये शब्द उनके अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। वृद्धाश्रम की ओर यात्रा शुरू होते ही एक भारी चुप्पी ने माहौल को घेर लिया। प्रिया ने हल्का माहौल बनाने के लिए कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल जी का ध्यान कहीं और था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और पुरानी जिंदगी की यादों में डूबता जा रहा था कि कैसे उनकी दुनिया इतनी जल्दी बदल गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा हो, जैसे वो अपने ही साए में बदल रहे हो। खिड़की के बाहर की दुनिया, जानी पहचानी सड़कें, घर और बगीचे, सब कुछ धुंधला और दूर दूर सा लगने लगा। हर किलोमीटर जो वो पार करते वो उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी से और दूर ले जा रहा था, उन्हें उस भविष्य की ओर धकेल रहा था जिसका सामना करने से वो घबरा रहे थे। तभी अचानक सुमित ने एक मोड़ लिया जो उन्हें वृद्धाश्रम की तरफ नहीं ले जा रहा था। श्यामलाल जी अपनी सीट पर सीधे बैठ गए। उनकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी कि ये सही रास्ता नहीं है। तभी श्यामलाल जी ने हल्की चिंता के साथ कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? पापा, एक आखिरी जगह है जहाँ हमें पहले जाना है। सुमित ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसने और सवालों के लिए
जगह नहीं छोड़ी। लेकिन श्यामलाल जी की बेचैनी और बढ़ गई। अब क्या होने वाला है? उनकी थकी हुई दिमागी हालत उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करने लगी कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उनकी उम्मीद और बेचैनी का ये तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो चुप रहे, खिड़की से बाहर देखते हुए, अपने विचारों को काबू करने की कोशिश करते हुए। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, श्यामलाल जी के मन में बार बार ये सवाल उठने लगा कि शायद सुमित और प्रिया ने उनके लिए कोई योजना बनाई हो। आसपास का दृश्य बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर वे अब एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार इधर उधर भटक रहे थे, उनके अतीत की यादों और अनजाने भविष्य के डर के बीच अटके हुए। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या ये वाकई उनके जीवन का अंत था, जैसा कि वे सोच रहे थे, या कुछ ऐसा था जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था? गाड़ी लगातार जानी पहचानी सड़कों पर चलती रही, लेकिन श्यामलाल जी के लिए अंतिम मंजिल अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और गाड़ी के भीतर पसरी हुई चुप्पी भारी होती जा रही थी। जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, और वो खुद को बार बार ये सोचने से नहीं रोक पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी सुमित ने गाड़ी किसी जगह पर रोकी, जिसे देखते ही श्यामलाल जी का दिल कांप उठा। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी सांसें रोक दी। ये वही जगह थी जहाँ कभी उनका घर खड़ा था। ये देखते ही श्यामलाल जी की पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई, मानो वो घाव जो धीरे धीरे भरने लगा था फिर से हरा हो गया हो। उस आग, उस जलन और उस पल की यादें, जब उन्होंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से की आग की लपेटों में खोते हुए देखा था, फिर से उभर आई। लेकिन जैसे ही श्यामलाल जी गाड़ी से बाहर निकले तो उनका हैरानी का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि जहाँ कभी सिर्फ राख और मलबा बचा था, वहाँ अब एक छोटा सा नया घर खड़ा था, जिसे देख श्यामलाल जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सुमित और प्रिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये सब क्या है? तभी सुमित ने कहा, पापा आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपको अकेले वृद्धाश्रम जाने देंगे? हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को छोड़ दिया हुआ महसूस करें या सोचें कि आप हम पर बोझ बन गए हैं। इसलिए आपका कोई अंतिम फैसला लेने से पहले हम चाहते थे कि आप अपने नए घर को देखें। श्यामलाल जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस छोटे घर की ओर चले। उनके पैर थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने उस नए घर को ध्यान से देखा। ये उनका पुराना घर तो नहीं था, लेकिन हर एक छोटे से छोटे विवरण में उन्होंने रोहित और प्रिया के प्रयास और प्यार को महसूस किया। बगीचा हालांकि छोटा था, लेकिन उसमें कुछ वैसे ही फूल लगाए गए थे जैसे उनकी पत्नी शारदा जी लगाती थीं। खिड़कियां जिनसे हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। एक गर्म माहौल बना रही थी। सामने बरामदे में वही झूला था जिस पर बैठकर वो सुबह की कॉफी का आनंद लिया करते थे। वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दरवाजे के फ्रेम और ताजा रंगी हुई दीवारों को छू रहे थे। घर का हर कोना एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था, लेकिन उसमें गुजरे हुए वक्त के प्रति गहरी इज्जत भी थी। बैठक में एक फ्रेम में उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। श्यामलाल जी चुपचाप बस देखे जा रहे थे। तभी उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए सुमित ने कहा कि देखिए पापा जी, हम जानते हैं कि जो आपने खोया है उसे तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये जाने कि आपके पास अपना खुद का घर है। ये घर आपका है पापा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी श्यामलाल जी ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की ओर देखा। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था वो आग नहीं थी, बल्कि ये डर था कि अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। पर आज उनके सामने इस बात का सबूत खड़ा था कि वो अकेले नहीं हैं। उनका परिवार हमेशा उनके साथ है। उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए सुमित और प्रिया वहीं खड़े रहे। वे चाहते थे कि उनके पिता ये समझें कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता नहीं चुनना है। जिंदगी उन्हें अब भी नए पल बनाने का मौका दे रही थी, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल यह था कि श्यामलाल जी क्या करेंगे। एक और वो अपने उस निर्णय पर अड़े थे जिसमें वो वृद्धाश्रम जाना चाहते थे ताकि वो स्वतंत्रता पा सकें। दूसरी ओर उनके सामने एक नया विकल्प था, एक ऐसा घर जो उनके बेटे और बहू ने प्यार से बनवाया था, जो ये कभी नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाए। आंखों में आंसू लिए श्यामलाल जी को यह एहसास हुआ कि शायद जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वो अकेलापन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। और इस अर्थपूर्ण जगह में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दे रही थी कि शायद उनका भविष्य उनका अंधकारमय नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। श्यामलाल जी कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे, फिर अंदर कमरे की तरफ जाने लगे। जैसे ही श्यामलाल जी ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। ये कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन हर कोना बड़ी बारीकी से उनके लिए तैयार किया गया था। ये एक छोटा और सहज घर था जिसे बहुत प्यार से सजाया गया था। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी रखी थी
जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो। तभी प्रिया ने कहा कि हम जानते हैं बाबूजी, आपका पुराना घर हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक नई शुरुआत मिले, ऐसा कुछ जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। बाबूजी, हम जानते हैं कि आप अपनी आज़ादी और स्वाभिमान को कितना महत्व देते हैं। ये जगह सिर्फ आपके लिए है ताकि आप अपने लिए जगह बना सकें, लेकिन हम भी पास में रहेंगे, पर हम ये नहीं चाहते कि आप खुद को बोझ समझें, क्योंकि आप कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं थे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। प्रिया की ये बात सुनकर श्यामलाल जी के भीतर जैसे राहत की लहर दौड़ गई। वो गांठ जो उनके दिल को जकड़े हुए थी अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। जिस बोझ को महसूस कर रहे थे वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह आभार और सुकून मिल रहा था। उनके बेटे और बहू ने जो प्यार और देखभाल दिखाई थी वो उनके दिल को छू गई थी। श्यामलाल जी उस छोटे से घर के पीछे बने बरामदे की ओर बढ़े, जहाँ पहले से ही एक छोटा सा बगीचा तैयार था। वहाँ उन्होंने देखा कि बगीचे के उपकरण पहले से रखे हुए थे और फूलों को लगाने के लिए जमीन तैयार थी। वही फूल जो उनकी पत्नी को पसंद थे। मिट्टी की खुशबू और बगीचे की तैयारी के बीच उन्होंने आखिरकार उस गहराई को महसूस किया जो सुमित और प्रिया ने उनके लिए की थी। ये सिर्फ एक नया घर था, ये एक अवसर था कि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकते हैं। बिना अपनी आज़ादी खोए श्यामलाल जी ने अपने बेटे बहू के साथ अपनी नई दिनचर्या में ढलना शुरू कर दिया। जो शुरुआत में एक असंभव सी पेशकश लग रही थी, अब एक वास्तविक अवसर की तरह महसूस होने लगी थी। आग के बाद पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास फिर से अपना एक घर है। भले ही ये पहले जैसा न था, पर सुमित और प्रिया की नज़दीकी से उन्हें सुकून मिल रहा था। उन्होंने फिर से अपने उस शौक की ओर रुख किया जिससे वो हमेशा से प्यार करते थे। बागवानी व बगीचे में घंटों बिताते, मिट्टी तैयार करते, फूलों को पानी देते और बड़ी कृतज्ञता से जीवन को बढ़ते हुए देखते हुए नए फूल के साथ उन्हें ऐसा लगता कि वो खुद भी नई जिंदगी जी रहे हैं, अपने जीवन को फिर से सहेज रहे हैं। शाम के समय बगीचे में काम करने के बाद वो बरामदे में बैठते और अपने श्रम का फल देखकर संतुष्टि महसूस करते। अब ये घर सिर्फ एक छत नहीं था, बल्कि वो जगह थी जिसे वो अब अपना कह सकते थे। दूसरी ओर सुमित और प्रिया ने उनकी ज़िंदगी में एक सही संतुलन बनाए रखा। उन्होंने श्यामलाल जी की ज़रूरतों का सम्मान किया, उन्हें उनका व्यक्तित्व स्थान दिया और उन्हें ये सुनिश्चित किया कि वो कभी अकेलापन महसूस ना करें। वे हमेशा उनके पास रहते, बातचीत करते, हंसते और रोज़मर्रा की बातें साझा करते। अब उनके बीच कोई तनाव नहीं था। सुमित भी अब वहीं से अपनी जॉब करने लगा था। अपने बेटे बहू को देखकर श्यामलाल जी को एहसास हुआ कि ज़िंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है, न सिर्फ पौधों को बढ़ाने का, बल्कि अपने बेटे और बहू के साथ एक मजबूत प्यार भरा रिश्ता बनाने का। एक रात जब वे सब साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तो श्यामलाल जी ने कहा, तुम दोनों ने मुझे सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं दी, तुमने मुझे वो चीज़ दी है जिसे मैंने सोचा था कि मैंने हमेशा के लिए खो दिया है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल हैं। तभी प्रिया ने भावनाओं से भरी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं बाबूजी कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। हम हमेशा चाहते थे कि यह जगह सिर्फ एक आश्रय न हो, बल्कि आपका घर हो। अपने बेटे बहू का अपने प्रति इतना प्यार देखकर श्यामलाल जी को लगने लगा कि असली घर सिर्फ एक इमारत की दीवारों में नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों में होता है जो हमें हमारे अपने लोगों से जोड़ते हैं। समय के साथ उनका रिश्ता सुमित और प्रिया के साथ गहरा होता गया, एक ऐसे रूप में जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हर शाम का भोजन, हर बातचीत जो वो धूप भरी दोपहर में करते, या वो शांत क्षण जब वो बगीचे में साथ बैठते, इन सभी ने उनके बीच के रिश्तों को और मजबूत कर दिया। अब उनमें कोई दूरी या अलगाव का भाव नहीं था। श्यामलाल जी अब केवल उस घर में नहीं रहते थे, बल्कि वो अपने बेटे और बहू की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। अब उन्हें लगने लगा था कि जिंदगी के गहरे दुख के बाद भी हमेशा एक नई शुरुआत की गुंजाइश होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।